हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैंने आपके 5 कंसेप्ट्स और एडवांस के कुछ कुछ कंसेप्ट्स मैंने आपके और कुछ क्वेश्चंस आपके क्लियर कर दिए थे जो इस समय CHSL में आ रहे हैं। ओके, तो मुझे कमेंट आए थे कि अरिथमेटिक के भी वीडियो चाहिए, तो आज मैं अरिथमेटिक के 15 क्वेश्चंस का एक वीडियो लेकर आया हूँ, ऐसे क्वेश्चंस जो जिस पैटर्न पे बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इससे आपको फायदा हो। और चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है 7a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 14c। इसमें आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन करे जाते हैं उसके लिए बहुत एक सिंपल सा मेथड होता है। कुछ नहीं करना है आपको, ये देखना है 7, 4 और 14। 7, 4 और 14 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 7, 4 और 14 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 28। LCM is the least number that is divisible by all the given numbers। LCM वह छोटे से छोटा नंबर होता है जो सभी के सभी नंबर से कट जाता है। ठीक है, 7 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 14 से कट रहा है, तीनों से कटेगा वो LCM होता है। और HCF क्या होता है? HCF is the highest common factor that can divide the all the numbers। ठीक है, तो HCF क्या होता है? सभी के सभी नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, वो कॉमन ऐसा फैक्टर होता है तीनों में जो सबको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो एलसीएम हम लोग ने निकाल लिया। 7, 14 और 4 से कटने वाला 28 होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 28 से डिवाइड करते हैं, इसमें भी 28 से डिवाइड करते हैं, इसमें भी, और 28 यानी 28 से डिवाइड करते हैं इसमें भी, और कट कर देंगे सीधे सीधे। 7 4 जा 28। ठीक है, 4 7 जा 28 और 14 2 जा 28। मतलब जो रेशियो आ गया है वो a के सामने 4, b के सामने 7 और c के सामने 2, यानी a रेशियो b रेशियो c क्या आ गया है आपका 4 रेशियो 7 रेशियो 2। क्या आप लोग को क्लियर हुआ? आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, बस को करने का मेथड समझ लीजिए, एलसीएम लेना है और एलसीएम से तीनों में डिवाइड कर देना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया है 5450 रुपए साधारण ब्याज पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से 8175 हो जाते हैं। ठीक है, तो लिया गया समय बताना है। कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम लोग इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बेसिक मेथड बताता हूं आपको। ठीक है, तो देख लीजिएगा बेसिक मेथड क्या होता है। 5450 रुपए जो है वो आपको दिया है प्रिंसिपल। ठीक है, जो चीज हम लोग उधार लेते हैं वो हमारा प्रिंसिपल होता है। और 8175 जो दिया है 8175 इतने हो जाते हैं, दैट मीन्स ये अमाउंट की बात हो रही है। ठीक है, और ये अमाउंट की बात हो रही है मतलब प्रिंसिपल ये हो गया, अमाउंट ये हो गया। ठीक है, और एसआई का फॉर्मूला होता है छोटा सा, एसआई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8175 माइनस 5450, तो कितना आ गया ये 25, और इधर आ गया ये सब्ट्रैक्ट होके 11 में 4 गया 7, और यहां पर बचा 2725। ठीक है, तो 2725 एसआई हो गया। और बेसिक सा फॉर्मूला लगा लेंगे, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। एसआई की वैल्यू आपको दी है 2725 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपको दिया है 5450 इंटू रेट आपको दिया है 12.5% और टाइम आपको निकालना है। ठीक है, और टाइम यहाँ पर टी ले लेते हैं हम लोग अपॉन में 100। इसको सॉल्व करते हैं तो 2725 से ये 2 बार कट जाएगा पूरा पूरा, और ये 2 इंटू 12.5 मिलके बन जाएगा 25, और 25 काट देगा 100 को 4 बार, तो टाइम कितना आ गया 4 ईयर्स। आई होप सभी को बेसिक मेथड क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन बेसिक मेथड से आप लोग टाइम सेव नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग वो वाला मेथड सीखते हैं जिससे हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि 5450 रुपए प्रिंसिपल था, लेफ्ट में लिख लेते हैं, और 8175 आपका अमाउंट था, राइट में लिख लिया। इसको हम लोग कट कर देते हैं। इसको अगर कट कर देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार, और ये पूरा पूरा कट जाएगा 3 बार। मतलब 2 रुपए की चीज आपने उधार दी और 3 रुपए का आपको अमाउंट वापस करना है। ठीक है ना, और आपको वापस मिला। या फिर 2 रुपए की चीज आपने उधार ली और 3 रुपए आपने उसके दिए, तो 1 रुपए का ब्याज दिया है, तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा
₹1 का ब्याज है। और SI की वैल्यू क्या होती है? PRT अपॉन 100। P 2 है, R% आपको डायरेक्टली दिया है 1/8 इंटू टाइम T। देखिए R% कैसे 1/8 हो गया? R% जो होगा वो 12.5 दिया है, जैसे ही परसेंटेज हटेगा 100 से इसको डिवाइड करेंगे और हम लोग जब इसको काट देंगे, ठीक है, तो कट जाएगा कितने में? 1:8 में, ठीक है। तो ये 1/8 हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं यहाँ पर। जिसको वैल्यूज याद होंगी वो आप लोग इजिली कर सकते हैं, विद इन सेकेंड आपको आंसर मिल जाएगा। टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 ईयर्स। किसी भी तरीके से आपको करना है, आप लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तीसरा नंबर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आई थिंक आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, कोई नहीं, चलता है। लिखा है एक व्यक्ति का व्यय आय का 35% है। यदि आय में 30% की वृद्धि हुई और व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ या कोई वृद्धि नहीं हुई तो बचत में कितना परिवर्तन होगा? ठीक है, तो हम लोगों को पता है भाई, तीन चीज होती हैं। एक होता है आय बराबर व्यय प्लस बचत, ठीक है। आय क्या होता है? इनकम होती है। इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है। अब देखिए आप लोग कमाते हैं, जो कमाएंगे तो खर्च करेंगे या बचत करेंगे, और कुछ तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है? व्यय जो है वो आय का कितने प्रतिशत है? 35% है, ठीक है। तो आय का कितने प्रतिशत हो जाएगा? 35% हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहां से व्यय का रेशियो निकाल लेते हैं, व्यय अपॉन आय का, ठीक है। वो कितना आ जाएगा? अब ये प्रतिशत है, यहां हटेगा तो 100 हो जाएगा, और रेशियो आ जाएगा तो 35/100, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपने 100 रुपीज कमाए, ठीक है, और 35 रुपीज उसमें से खर्च कर दिए, तो सेविंग कितने करी, यानी बचत कितने की हुई आपकी? तो बचत हुई 100, जितने कमाए हैं उसमें से जो 35 व्यय कर दिए, खर्च कर दिए, वो हटाकर सारी की सारी सेविंग हो गई 65। ओके, अब कह रहा है उसकी आय बढ़ जाए, कितने परसेंट बढ़ जाए? 30%। अब आय को अगर 30% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। 100 से 30% बढ़ाएंगे, 100 से जो बढ़ाते हैं 20 बढ़ाएं, 30 बढ़ाएं, 50 बढ़ाएं, कुछ भी बढ़ाएं, वही उतना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसीलिए हम लोग 100 लेते हैं, ठीक है। और व्यय इसका दिया हुआ है, व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब पहले भी व्यय 35 का था और अभी भी व्यय 35 का ही है। ओके, तो अब 65 है अब 65 इसकी बचत है, पहले किसकी बचत 65 थी और अभी की बचत कितनी हो गई है? जरा ध्यान दीजिए, कॉर्नर पर कर लेते हैं कि 130 रुपीज इसकी इनकम है और 35 इसकी एक्सपेंडिचर है, तो बचत कितनी हो जाएगी इसकी? 95 हो जाएगी, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको सब्ट्रैक्ट करके। 95 मतलब पहले उसकी बचत थी 65, अभी उसकी बचत है 95, कितनी बचत बढ़ गई उसकी? 30 रुपीज बचत ज्यादा कर रहा है, कितने में से? 65 में से, इनटू 100। और अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए पेपर में क्वेश्चंस बहुत इजी आ रहे हैं, थोड़े से बस कैलकुलेटिव आ रहे हैं, कैलकुलेशन का आप लोग को बहुत ध्यान रखना है। 5 से 13, 5 से 6, तो 600 अपॉन 13%, ठीक है। ये आप लोग का डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका एक छोटू मेथड भी है, मैं उसको बता देता हूं आपको, 2 मिनट लगेगा मुझे उसको सिखाने में, जल्दी से देखिएगा, ठीक है। ये तो इसका बेसिक मेथड था, लेकिन अब हम लोग छोटू मेथड करते हैं। ओके, चलिए यहां पर देखते हैं सेकेंड मेथड से। हम लोग डायरेक्टली लिख लें कितना कमा रहा है वो, 35% उसका व्यय है, ठीक है। 35% होता है 35/100, 5 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 और 20, मतलब अगर हम लोग बोल दें 20 उसकी इनकम है और 5 उसका एक्सपेंडिचर है, तो उसका बचत कितना हो गया, सेविंग कितना हो गया, बताइए? 15 हो गया, ठीक है। आई थिंक ये मैंने गलत काट दिया, 5 से, हाँ 5 से काटेंगे ना तो ये 7 आ जाएगा, और 30 ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ओके, तो देख लीजिएगा इसमें,
ये 13 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको देखना है, क्या देखना है कि आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। आय जो है उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, इनकम में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है 30%। तो 30% प्लस का है, बढ़ रहा है, इसका मतलब कितना हो गया टोटल 30 का और 20 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 600%, ठीक है। और एक्सपेंडिचर में उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्सपेंडिचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब 0%, तो 7 0 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इधर से पार्टीशन कर दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, और अब देखिए सेविंग्स में कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब 0% चेंजमेंट हुआ एक्सपेंडिचर में और इनकम आपकी 600 है, ठीक है, तो बचा हुआ क्या है, सेविंग कितनी होनी चाहिए, सेविंग कितनी होनी चाहिए, 600 में से आप इसको घटा दो, उतनी सेविंग होनी चाहिए, तो सेविंग भी कितनी होनी चाहिए 600 सेविंग है 13 में से, तो एक में कितनी आ जाएगी 600/13%। क्या आपको क्लियर हुआ, ये छोटू मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज। आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे तो हम लोग कई सारे मेथड सीखेंगे और छोटी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन है, ये आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसमें कई सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं जो आगे आपके यूपीएसआई सीजीएल वगैरह में आने के चांसेस हैं। देखिए इसमें बोल रहा है 5 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, ए बी की ऐसी क्या वैल्यूज होंगी जो है 5 7 9 तीनों से डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, डिविजिबल हो जाए। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सबसे इन लोगों की डिविजिबिलिटी समझ लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट लगेगा, जल्दी से एक डिविजिबिलिटी का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्विक रिवीजन में बता दे रहा हूं आपको, 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, कोई भी नंबर लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए, ठीक है, लास्ट डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 2, ओके, ठीक है। और इसी तरीके से 4 का क्या होता है, लास्ट डिजिट 2 में होता है, तो 4 में होता है लास्ट 2 डिजिट, ओके, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, ओके। और 8 का भी ऐसा ही होता है, क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, ये 2 4 8 का हो गया। 3 का क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, ठीक है। तो कितना सम है, सम ऑफ ऑल द डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 3, ओके। चलिए चेक करते हैं, आगे करते हैं। एक सेकेंड, जरा इसमें कुछ लैग कर रहा है, वेट अ मिनट। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अच्छा 3 का जो होता है वही 9 का होता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 9। जैसे मैंने कहा 16, ठीक है, तो 16 में 1 और 6 का सम करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये 3 से कटेगा क्या, 3 से नहीं कटेगा, ओके। जैसे मैंने यहां लिख दिया 18, ठीक है, तो 1 और 8 का सम करेंगे 9, तो ये क्या कट रहा है 3 से, बिल्कुल कट रहा है, 3 से कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, ठीक है। तो ये होता है सम ऑफ ऑल द डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 3 और 9, ओके। इसी तरीके से आगे में डिविजिबिलिटी जो बचेगी मैं पढ़ा दूंगा, बाकी जो मेन डिविजिबिलिटी है जो अभी आ रही है आपके मतलब की, वो देखिए 5 से डिविजिबिलिटी होती है लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है। अब आप ऑब्वियस सी बात है, लास्ट डिजिट या तो 5 हो, 25 35 75 कुछ भी हो, ठीक है, या 0 हो, ठीक है। अब 7 की डिविजिबिलिटी अच्छी होती है, जरा समझिएगा थोड़ा ध्यान से, मैंने लिखा है एक नंबर 231, ठीक है, इसको ऑक्सीलेशन 2 बोलते हैं, ओके। लास्ट डिजिट इसमें आपने कट कर दी, 1 थी, 1 का ट्वाइस करा और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, बाकी वो नंबर्स में बाकी का जो बचा नंबर है उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो 23 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा 21, ओके। तो ये क्या 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अच्छा एक हम लोग को पता है 343 7 का क्यूब होता है, इसको डिवाइड करके देखते हैं 7 से, ठीक है। 3 से कट करा इसको, लास्ट डिजिट इसका कट करा और ट्वाइस करा 6, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाई 7, हो रहा है ना। तो ये पूरा नंबर भी डिवाइडेड बाई 7 होगा, ठीक है। एक नंबर और देखिए 2401, इसको कट कर लेते हैं, 1 को कट करेंगे तो 2, यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 238, फिर 8 काट दिया, 8 का
ट्वाइस करेंगे, फिर 16 सब्ट्रैक्ट करना होगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 7। लास्ट में 7 बच रहा है, क्या 7 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, तो 7 की डिविजिबिलिटी हो जाएगी। तो ये डिविजिबिलिटी आप लोग जरूर से 1 मिनट वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, आप लोगों को ये काम बहुत देंगी। ओके, तो आगे चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्या क्वेश्चन था? हाँ, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 475 AB डिवाइडेड बाई 579 से विभाजित है, तो 10A प्लस बी की वैल्यू बतानी। तो जरा समझिएगा, लास्ट डिजिट देखिए 5 इसमें दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। 5 से कटने के लिए लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। मतलब हम लोग को पता चल गया कि b की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 5 हो सकती, इनके अलावा और कोई नहीं होगी। अगर होगी तो 5 से नहीं कटेगा और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, अब हम लोग सेकेंड सबसे इजी डिविजिबिलिटी 5 की पड़ती है, फिर अब हम लोग को इजी पड़ती है 9 की। ओके, तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ ऑल द नंबर्स। नंबर्स कितने हैं? 4 है, 7 है, 5 है, a है, b। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, सॉरी डिजिट्स का सम करेंगे जैसे ही हम लोग करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 7 5 4 7 11 और 5 16। और ये जो है इनका जो डिजिट्स का सम है, ये कितना आ रहा? 16 प्लस a प्लस b। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग, a प्लस b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जब ये 9 से कटे? अगर यहां पर 0 होगा a प्लस b की जगह, तो 16 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। a प्लस बी की जगह 1 होगा तो भी 9 से नहीं कटेगा। या a प्लस बी की जगह अगर हम लोग 2 रख देंगे, दोनों की कंबाइंड जगह, यानी 1 1 करके या कुछ भी करके, ठीक है, 2 रख देंगे, तो फिर हम लोग को 16 प्लस 2 18 मिल जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। या फिर और भी तो ले सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ले सकते हैं 11। a प्लस बी की वैल्यू अगर 11 दी है आपको, तो भी भैया 16 हो जाएगा, और 16 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 27, बिल्कुल 9 से कट जाएगा। और 11 के बाद 20, लेकिन 20 जो हो जाएगा, ठीक है, इसमें a प्लस बी की जगह 20 हम लोग नहीं ले सकते। कैसे नहीं ले सकते? आप लोग देखिए, हम लोग को यहाँ पर डिजिट्स पुट करनी होती है। ठीक है, डिजिट पुट करनी होती है। अगर आप लोग यहाँ 9 रखेंगे तो यहाँ पर आपको 11 रखना पड़ेगा, और डिजिट कभी भी 2 डिजिट की नहीं हो सकती। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4, ये नंबर 1234 लिखा है, इसमें हर एक डिजिट की ही है। ठीक है, इसमें डबल नहीं आ सकता है। ओके, तो जरा ध्यान देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल दिया था। ठीक है, इसको हटा लीजिए। ठीक है, तो देखिए या तो सम 2 हो सकता है या सम 11 हो सकता है। तो हम लोग को एक चीज फिक्स हो गई कि a प्लस बी की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 11 होगी। ठीक है, और जिसमें आपकी b की वैल्यू फिक्स है 0। अब आप लोग देखिए, अगर ये 2 बन रहा है टोटल, और b की वैल्यू 0 हो, तो a की वैल्यू तो 2 होगी। ठीक है, और यहां पर अगर ये 11 बन रहा है, 11 बन रहा है, तो यहाँ 0, यहाँ 11 रख नहीं सकते, यहाँ 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी निकाल रखा है b की वैल्यू या तो 0 होगी या 5 होगी, तो ये 6 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यूज आपको पता चल गई a और b की। ठीक है, अब किस वैल्यू के लिए नंबर 7 से कटेगा, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, हम लोग कैसे देखेंगे, जरा सॉल्व कर लेते हैं। डिजिट है हमारा 475 AB। ठीक है, तो अब हम लोग ने a की जगह 2 रख दिया, 47520। ठीक है, 0 कट करेंगे, 0 का डबल करेंगे, 7 की डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग 2 कट कर लेते हैं, 2 कट करा 4 हो गया, ट्वाइस करा। ठीक है, 2 कट करा, उसका ट्वाइस 4 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 471। फिर से 1 को कट करा, ट्वाइस कर दिया। ठीक है, 1 का 2 टाइम्स ट्वाइस हो जाएगा, 45 बचा। क्या है 45 7 से कट रहा है? कतई नहीं कट रहा है। हम लोग दूसरा नंबर लेके देखते हैं। ठीक है, 4475 ए बी की जगह हम लोग लिख लेते हैं 6 5। ठीक है, 5 से काटा, इसमें 10 सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, तो 4746 हो गया। ठीक है, फिर से 6 को काटा और इसमें 12 सब्ट्रैक्ट करा, कितना हो जाएगा? 4 6, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और 4 6 2 में फिर से अगर ट्वाइस को 2 को काटेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 42, और 42 7 से कट जाता है। मतलब हम लोग का आंसर कौन सा सही है? हम लोग का आंसर सही है ये वाला। ठीक है, कि 4765 रखने से हम लोग को आंसर करेक्ट मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू 6 पता चल गई, b की वैल्यू 5 पता चल गई, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये आंसर आ जाएगा 65। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। देखिए डिविजिबिलिटी कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। ठीक है,
मैंने फिर भी आपको छोटे में बताने की कोशिश करी। आगे चलते हैं हम लोग अब। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक नाव 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल 55 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है। ठीक है, देखिए ये बी से नाव की चाल होती है, ठीक है, और डब्ल्यू से वाटर की चाल होती है। आपको पता है जब भी ये अप स्ट्रीम में जाएगी तो जब भी ये डाउन स्ट्रीम में जाएगी, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल, ठीक है, यह कभी कभी दिया रहता है अनुप्रवाह, ठीक है, अनुप्रवाह। जब भी ये अनुप्रवाह में डाउन स्ट्रीम में धारा के अनुकूल जाएगी तो इसकी चाल जुड़ जाएगी। आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिकल पता ही होना चाहिए कि सब लोग बोट में बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोग बोट की वाटर की डायरेक्शन में बोट चलाते हैं या चलती है बोट तो स्पीड ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर अगेंस्ट द करंट बोट चलेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बी माइनस डब्ल्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी माइनस डब्ल्यू। कब होता है, जब ये अप स्ट्रीम में चलेगा, इंग्लिश में अप स्ट्रीम वर्ड दिया रहता है, और इसमें धारा के प्रतिकूल बोलेगा, ठीक है, इसमें या तो बोलेगा धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत प्रवाह में, ठीक है, और या फिर ऊर्ध्व प्रवाह बोलता है इसको, ठीक है। ये सारे वर्ड्स इस तरीके से पेपर में आ जाते हैं तो आप लोग को बहुत कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा सा इसको समझ के करिएगा। तो अब आप लोग को पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, सॉरी स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अगर अनुप्रवाह में जाएगा, धारा के साथ जाएगा तो बी प्लस डब्ल्यू, और धारा के साथ यानी अनुकूल कितनी दूरी तय कर रहा है वो, 75 किलोमीटर की दूरी, कितने घंटे में, 3 घंटे में, ठीक है। तो 75 डिस्टेंस हो गई हमारी, ठीक है, और टाइम 3 हो गया, ओके। इसी तरीके से बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू है, ये धारा के प्रतिकूल जा रहा है 55 किलोमीटर की दूरी, 5 घंटे में आप लोग को देखिए दिया है क्वेश्चन में, ये 55 किलोमीटर की दूरी और कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो आ गया हम लोग की वैल्यू, क्या आ गई, जरा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 25, ठीक है, और ये आ जाएगा 11। याद करिए पहली क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था, बी प्लस डब्ल्यू बराबर 25 दिया है और बी माइनस डब्ल्यू बराबर 11 दिया है, तो बी की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, जोड़कर आधा मतलब 25 प्लस 11/2 यानी कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगी, ठीक है। और डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटाकर आधा यानी कि 25 माइनस 11 यानी कि देख लीजिएगा आप लोग, 25 माइनस 11/2 यानी 14/2 यानी कि 7, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू 7 हो गई और बोट की वैल्यू 18 हो गई, मतलब बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई और वाटर की चाल कितनी हो गई, बताइए, 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बोल रहा है स्थिर जल में, ठीक है, वैसे तो कभी ऐसा होता नहीं लेकिन फिर भी क्वेश्चन में बोल देता है, स्थिर जल में बोट 90 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगी, यही है ना, ठीक है। अब ये 90 किलोमीटर की दूरी चलनी तो डिस्टेंस हो गई, ठीक है, अपॉन में हम लोग ने इसकी स्पीड रख दी, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखेंगे, स्पीड कितनी आ गई इसकी, 18 भी हम लोग ने निकाली थी, ठीक है। तो जब डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो क्या हो जाता है, टाइम आ जाता है, तो कितना आ जाएगा, 18 से 90 काट दिया तो कितनी बार आ जाएगा, 5, यानी कि 5 घंटे में ये स्थिर जल में तय करती है। अब आप लोग को ये देखना है कि स्थिर जल में चल रही है, स्थिर जल में चल रही तो करंट का कोई मतलब ही नहीं रहता है, धारा की कोई चाल नहीं रहती है स्थिर जल में, ओके। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, छठवां क्वेश्चन देखिए, ये है एकल बट्टा वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन जो तरीके इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इसको 100 से कर सकते हैं, मान लिया 100 रुपीज की कोई चीज है, उसमें 3 छूट मिली है, ठीक है, 3 डिस्काउंट हम लोग को मिले हैं, कौन कौन से, देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट का मैं थोड़ा सा आपको मतलब बता दूं, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ये होता है, जैसे आप अपने फ्रेंड की शॉप पे गए, ठीक है, आपने उससे बोला कि मुझे डिस्काउंट चाहिए भाई, तो कहता है ठीक है तुम तो भाई अपने दोस्त हो, डिस्काउंट तो देंगे आपको। लेकिन उसके पापा बैठे थे शॉप में, कह रहे पापा बैठे हैं इसलिए हम ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। उसने कहा नहीं यार तुम मेरे दोस्त हो, तुमने प्रॉमिस करा था, तो 10%, 15% और 25% के मैं 3 डिस्काउंट लेकर जाऊंगा क्वेश्चन के हिसाब से। उसने कहा यार 3 डिस्काउंट नहीं, लेकिन ऐसा कुछ डिस्काउंट बताओ कि जो आपको तीनों डिस्काउंट के बाद जो छूट मिल रही थी, जो आपको डिस्काउंट हो रहा था, वो आपको एक डिस्काउंट पर ही हो जाए।
तो उसने दिमाग लगाया, उसने कहा ठीक है भाई ये मैं कर सकता हूं। तो उसने इसको कैसे करा जरा ध्यान दीजिएगा। 100 रुपीज की कोई चीज है, ठीक है, 100 रुपीज की कोई चीज है, पहला डिस्काउंट देंगे तो 10, 100 - 10, भैया डिस्काउंट वैल्यू को कम करता है तो 100 - 10 यानी 90/100। दूसरा वैल्यू को कम करता है तो कितना हो जाएगा 15, यानी 100 - 15 यानी कितना हो जाएगा 85/100, ठीक है। और तीसरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा 25 का डिस्काउंट है यानी 70/100, ठीक है। तो अब आप लोग को देखना है इसको, ये कट रहा है, बाकी इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा, आंसर लगभग आएगा 57 पॉइंट समथिंग समथिंग करके आएगा आपका, 57.4 करके आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यही आएगा लगभग लगभग, आप लोग देख लीजिएगा 100 और 57.4। अब देखिए 100 की चीज थी, उसको पढ़ रही है 57.4 की, तो कितने कम की पढ़ रही है, उसको कम की पड़ रही है 42.6%, लगभग लगभग। देखिए लगभग में मैंने आंसर निकाल दिया है, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मानता हूं थोड़ी ज्यादा हो रही है, ठीक है, एग्जाम्स में, लेकिन आपको एग्जाम में भाई और कुछ टफ नहीं कर सकते, कंसेप्ट ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो कैलकुलेशन ही थोड़ा सा टफ करेंगे, वो आप लोग को देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 42.6% का इसने डिस्काउंट ले लिया, ओके। उसने कहा भाई मुझे 42.6 का दे दो, उसने कहा ठीक है, एक डिस्काउंट उसने दे दिया, खुशी खुशी चला आया, ठीक है। और उतना ही पैसा छूट रहा है जितना वो तीन डिस्काउंट के बाद छूट रहा था। चलिए इसका सेकंड मेथड देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड मेथड, इसको हम लोग याद करिए, कल मैंने आपको चेन मेथड पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/10 होती है, ठीक है। तो 10 में से एक का डिस्काउंट मतलब 10 की चीज है तो कितने की दे रहा है 9 की दे रहा है, ठीक है। दूसरा है 15%, 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/20, ठीक है, मतलब 20 में से 3 का डिस्काउंट, तो 20 रुपीज की चीज है उसमें 3 का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने रुपए दे रहा है 17 का दे रहा है। इसी तरीके से 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4, ठीक है। तो 4 रुपए की चीज है, एक का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने का दे रहा है, चीज दे रहा है 3 का। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 टू 8, 800 इधर आ जाएगा, और 17 थ्री 51, 51 इंटू 5 कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 9 540, हाँ 9 5 45, ठीक है। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको पता चलेगा 341 आ रहा है, अपॉन में 800 इंटू 100, ठीक है। 341 का देखिए 800 रुपए की चीज थी और उसको पड़ रही है 459 की, ठीक है, मतलब ये उसका एसपी है, ठीक है। और जो लेफ्ट वाला होता है वो एमआरपी होता है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, ठीक है। 800 रुपए एमआरपी थी और 459 की चीज पड़ी, उसको कितने कम की पड़ी 341 कम की पड़ी, कितने में से 800 में से। अब इसको आप लोग कर लीजिएगा सॉल्व थोड़ा सा, 8 चौके 32 और 8 दूनी 16.5 या 6% लगभग लगभग में आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पेपर में काफी रिपीट हो रहा है, आप लोग को इसको करके जाना है, ठीक है। देखिए मेथड बहुत होते हैं, लेकिन जो आपको पेपर में हिट कर जाए सबसे अच्छा मेथड वही है, ठीक है। तो आप लोग को 100 से अच्छा लग रहा है 100 से कर लीजिए, इससे अच्छा लग रहा है इससे कर लीजिए, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, एक सिलेंडर, देखिए सिलेंडर होता है जो वो इस तरीके का होता है कुछ कुछ, जिसको हम लोग सिलेंडर ही बोलते हैं, बेलन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अरे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, ठीक है। देखिए इसमें व्यास दिया हुआ है, व्यास बोले तो डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर 32 है, अच्छा ये देखिए डायमीटर 32 है तो उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, ठीक है। तो ये रेडियस 16 हो गई, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी दी है 9 दी है, ओके। इसको रिकास्ट करके एक गोला बना दिया जाता है, स्फेयर बना दिया जाता है, ये देखिए स्फेयर, ठीक है। इसको एक पिघला देते हैं आग में डालकर, और इसको फिर एक स्फेयर में फॉर्म कर देते हैं, तो बोल रहा है स्फेयर की रेडियस कितनी है, यानी गोले की त्रिज्या कितनी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिकास्ट वाला जो सिस्टम होता है वो हमेशा वॉल्यूम का होता है, मतलब जितने का हमने वॉल्यूम लिया है उतना ही उसमें, उतना ही वॉल्यूम में दूसरी चीज मैंने बना दी है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम कितना था, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और ये वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर इसकी रेडियस है स्फेयर की, और बस देखते हैं इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कट गया, ठीक है। रेडियस की जगह आपको पता है क्या रखना है, रेडियस आपको दी है
32 डायमीटर था तो रेडियस हो गई 16, 16 इंटू 16 इंटू हाइट कितनी दी है आपको 9 दी है, बराबर 4/3 इंटू रेडियस का क्यूब। ठीक है, 4 से इसको कट कर लेंगे 4 टाइम, ठीक है, और 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 64 इंटू 27। ठीक है, देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि बाद में मुझे दिक्कत होती। अब यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा, और क्यूब रूट जैसे ही होगा तो हम लोग को पता है 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो यहाँ 4 लिख लेंगे, और 27 किसका क्यूब होता है 3 का, इंटू 3 लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट 2-3 बार पेपर में इसी CHSL में आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग को देखना है, इसमें जरूर से देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है आपके पेपर के लिए। लिखा है एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहिया कुछ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसकी त्रिज्या दी है 42, मतलब रेडियस कितनी दी 42 दी। ठीक है, 24 सेकंड में 40 बार घूमता है। देखिए ये 24 सेकंड लिखा हुआ है। ओके, ये 40 बार घूमता है, मतलब कहने का एक पहिया एक राउंड में कितना चक्कर लेता है ये हम लोग को देखना है। ठीक है, हम लोग ने पहिए को यहां से काटा, ठीक है, इसको हम लोग ने ऐसे दोनों तरफ फैला दिया, पहले ऐसा गया फिर ये बिल्कुल सीधा हो गया। ठीक है, अब कुछ कुछ पहिया ऐसा था उसको हमने काट के ऐसे फैला दिया। ठीक है, अच्छा देखिए पहिए की जो बाउंड्री थी वो 2πr होती है। ठीक है, यहां पर भी 2πr थी, यहां पर भी 2πr होगी, ये मैंने काटा और कुछ नहीं करा। ठीक है, और इसको मैंने सीधा कर दिया तब भी 2πr होगी, मतलब पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है, वो एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है 2πr दूरी चलता है। ओके, तो अब देखिए इसमें कितनी 24 सेकंड में 40 बार घूम रहा है, तो अब जरा देख लेते हैं पहिया एक चक्कर में चल कितनी दूर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को देखना है इसमें 2πr चल रहा, मतलब 2 गुणे पाई कितना है 22/7 होता है, रेडियस आपको दी गई है 42, 7 से कट कर देंगे 6 टाइम। देखिए कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा आप लोग ये मत करा करिए कि पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, आगे कैलकुलेशन काटने में दिक्कत होती है, तो इसको हम लोग ने लिख लिया 44 इंटू 6। ओके, ये एक चक्कर में चल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं एक चक्कर में इतना चल रहा है, लेकिन कितनी बार घूम रहा है वो 40 चक्कर घूम रहा है, तो 40 चक्कर में कितना चलेगा इंटू 40। ठीक है, अच्छा ये कितने सेकंड में चल रहा है 24 सेकंड में, 24 सेकंड में इतना चल रहा है, देखिए जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 24 सेकंड में कितना राउंड घूम रहा है 44 इंटू 6 इंटू 40 सेंटीमीटर का राउंड घूम रहा है, तो एक सेकंड में कितना घूमेगा 44 इंटू 6 इंटू 40 अपॉन 24 घूमेगा। ओके, और एक सेकंड में चली गई दूरी ही चाल होती है, तो ये जो चाल है हमारी वो क्या हो गई इतने सेंटीमीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो इसको कट कर लेते हैं, 6 से 4 टाइम कट होगा, 4 से इसको कट कर लेते हैं 10। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं जरा कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं, 440 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी चाल हो गई। अब इसको हम लोग को बदलना है किलोमीटर पर आर में। ठीक है, ऐसा करते हैं पहले सेंटीमीटर से इसको मीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, तो इजी पड़ जाएगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 4.40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 440 सेंटीमीटर में 4.40 मतलब 440/100 हो जाएगा, और ये जब किलोमीटर पर आर में चेंज होता है, जरा समझिएगा, मैं साइड में बता रहा हूं, इसको देखिएगा जरूर से, कि मीटर पर सेकेंड जब भी चेंज होता है किलोमीटर पर आर में, ठीक है, और किलोमीटर पर आर जब भी चेंज होता है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो मीटर इसमें कितने का मल्टीप्लाई होता है 5/18 का मल्टीप्लाई होता है, और जब भी छोटी यूनिट को बड़ा करते हैं तो मतलब 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको देखना है छोटे से बड़ा जा रहे हैं मतलब ऊपर बड़ा रहेगा, जब भी बड़े से छोटा जाएंगे मतलब ऊपर छोटा रहेगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर 4.40 इंटू 18/5, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है मैं खुद ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0 का 0, 18 4 72 7, इट में 72 7 79, तो 79.20 अपॉन में 5, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक दिन मैं आपकी कैलकुलेशन क्लास लेना चाहता हूं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको चाहिए कि कैलकुलेशन, हाउ टू रिड्यूस योर कैलकुलेशन टाइमिंग। ठीक है, कि कैलकुलेशन टाइम को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशंस को यूज करके हम लोग कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके,
तो आप लोग को ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो किस तरीके से, जैसे इसी में है मुझे 5 से डिवाइड करना है, तो किसी भी संख्या में 5 से डिवाइड करना होता है तो उसमें हम लोग पहले उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक पॉइंट खसका देते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 158.40 है, अपॉन में इधर भी 10 हो गया, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया भैया, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लिया, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं। अब जैसे ही यहाँ पे 0 कटेगा तो कितना आ जाएगा 15.84 किलोमीटर प्रति घंटे, ये इसकी चाल हो जाएगी। ओके, आप लोग देख लीजिएगा, कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है और कुछ नहीं है, बाकी कंसेप्ट ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको बहुत टफ लगे, ठीक है। एक ही एडवांस का कंसेप्ट था एरिया से रिलेटेड, मैंने इसको उठा लिया, ठीक है। आज हालांकि हम लोग अरिथमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक एडवांस वाला एक कंसेप्ट है, ठीक है, देख लीजिएगा, एरिया वाला है, ज्यादा इसमें कुछ पंगा नहीं, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि एबीसी बना लिया मैंने, ठीक है, और पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं, दोनों समरूप हैं, ठीक है। देखिए जब भी त्रिभुज समरूप होते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक थ्योरम होती है, एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, चाहे साइड हो चाहे हाइट हो, ठीक है, हाइट ना हो पेरीमीटर हो तो भी चलेगा, पेरीमीटर बोले तो परिमाप, ठीक है, चाहे मीडियन हो, मीडियन 1 अपॉन मीडियन 2 तो उसके भी होगा, और परिधि जो इसमें दिया हुआ है, परिधि को ही परिमाप बोलते हैं, उसके बराबर भी होता है, या परपेंडिकुलर हो लंब 1 बटे लंब 2, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पी से डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि पी ऑलरेडी लिख दिया है पेरीमीटर के लिए, ठीक है। किसी का भी हो सबके स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहां पर बहुत इजी सा है, कैलकुलेशन कुछ करना नहीं है, a1 अपॉन a2 अगर निकालना है मुझे तो परिमाप के भी वर्ग के बराबर होगा, तो 144 बटे 36, आपको इसका वर्ग नहीं करना है, बस इसको काट देना है, जैसे कटेगा ये 4 ये 1, अब हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे, 4/1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16:1। क्या आप लोग को पता चला? इस तरीके के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, छोटे होते हैं और विद इन सेकेंड आपको आंसर देते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर से देख के जाइएगा। लिखा है इसमें, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गेंद का क्रय मूल्य 13,400 है, इसे 4% लाभ पर बेचने पर कितने मूल्य पर बेचना होगा? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये इसका सीपी है 13,400, जितने पर खरीदा जाता है उसको 4% लाभ से बढ़ाकर बेच रहे हैं, तो 104 अपॉन 100। देखिए अगर 4% लाभ पर बेच रहे हैं तो 104 हो जाएगा, 4% हानि पर बेच रहे हैं तो 96 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना हम लोग को इसमें, और मल्टीप्लाई करना है इसका, डबल जीरो कट हो गया, इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा 134 इंटू 104, ठीक है, आई थिंक ये 13936 लगभग ऐसा आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक इसका मेथड और है, देखिए मैं बताता हूं, फ्रैक्शन वाला मेथड, ठीक है, हालांकि 4% दिया है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, मतलब कोई भी चीज है 25 रुपए की ली तो कितने की बेच रहे हैं हम लोग 26 की बेच रहे हैं, भैया 25 की खरीदी यानी सीपी हुआ, और एक का प्रॉफिट दिया उसको, तो बेचेंगे कितने का हम लोग उसको 26 का ही तो बेचेंगे, ठीक है, तो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ठीक है। सीपी की वैल्यू आपको गिवन है 13,400, ठीक है, अब इसको हम लोग इससे काट देंगे तो 100 कट जाएगा 4 बार, और ये आ जाएगा 134 इंटू 4, 13 52 4 16 536, एक बराबर 536 आ रहा है, तो 26 बराबर डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, 26 गुणे 536 कितना आ जाएगा, और आंसर आपका सेम आएगा 13,936। ओके, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। देखिए बहुत तरीके हैं करने के, अब 25 से 26 नहीं करना चाहते हैं आप, तो आप लोग देख रहे हैं एसपी में 26 है यानी 13 है, ऑप्शन में देख सकते हैं आपका कि 13 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, उससे भी कर सकते हैं। देखिए करने के बहुत तरीके हैं, जो आपको पेपर में हिट कर जाए सबसे अच्छा तरीका वही होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ये देखते हैं, किसी उत्पाद को 8755 में बेचने पर 15% का नुकसान हुआ। अच्छा 15% का नुकसान होता है, 100 की चीज है, 15 का नुकसान हो गया, तो कितने की पड़ी हमें 85 की पड़ी कि नहीं पड़ी, यानी 85 वाली वैल्यू आपको दी गई है 8755। 100 रुपए की चीज है, 15 का नुकसान हुआ तो
87.55 का बेचा, यानी 85 रुपए। 15 का नुकसान हुआ तो हम बेचेंगे कितने, 85 में, और 85 बराबर इधर काट देंगे इसको, तो 85 कम 85 2, और ये 3 बार कट जाएगा, 1 बराबर 13 की, ठीक है, 1 बराबर 13 की आ रहा है, तो कह रहा है इसको कितने पर बेचेगी, 15% का लाभ। अब 1 बराबर 13 के हो गया, तो 100 रुपए की चीज थी, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 15% लाभ पर बेचना है, तो 115 बटे 100 सॉल्व कर लीजिएगा इसको, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। 13 5 65 5 6 कैरी, 13 1 13 6 99 1 कैरी, ठीक है, 13 13 40, ओके, 1495 रुपीज का उसको वो बेचेगा। और भी तरीके हैं इसको करने के, देखिए एक फ्लो मेथड होता है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं, बाकी मैं जब टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे बहुत छोटे छोटे मेथड्स मैं आपको दूंगा, टॉपिक वाइज टाइप वाइज सब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, देखिए रिस्पॉन्स दिखाइए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं भी अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगा। और डेली बेसिस पर मिक्स क्वेश्चन सीरीज, इंग्लिश की अलग सीरीज, मैथ्स की अलग सीरीज, अरिथमेटिक एडवांस अलग, सारी चीजें मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये चीजें ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करने हैं, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक का, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बेहतर कंटेंट देना, उससे आप निश्चिंत हो जाइए। मैं आपके यूपीएसआई के पेपर से पहले, सीजीएल के पेपर के पहले मैं आपका सारा कुछ कंप्लीट करवा दूंगा, बस आप लोग शेयर करते रहिए, आप ही लोग का चैनल है, आप ही लोग को इसको आगे बढ़ाना है, और हम लोग सब मिलके इसको सारी चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे, ओके। चलिए, एक फ्लो मेथड होता है, कैसा मेथड होता है जरा देखते हैं हम लोग, 8755, ठीक है, देखिए 15% है, 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/20, ठीक है, इसका फ्लो क्या आ रहा है, नुकसान हो रहा है तो माइनस होगा, इसका फ्लो बन रहा है 20 से 17 का फ्लो, ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग सीपी निकालते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग सीपी निकालते हैं तो फ्लो उल्टा चलता है, ठीक है, ये मैं आपको मेथड तब बताऊंगा जब आप लोग मेरे से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, डिटेल में मैं बताऊंगा आपको, अभी मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। और एसपी जब निकालते हैं तो फ्लो सीधा चलता है, ठीक है, तो हम लोग को ये हम लोग को एसपी दिया हुआ है, देखिए आप लोग इतने में बोला गया है ना बेचने पर, ओके, तो बेचने पर तो ये एसपी दिया गया है, तो मतलब हम लोग को सीपी निकालना है, तो फ्लो उल्टा करेंगे, मतलब 17 से 20 से 17 गया तो 17 से 20 नीचे, 17 20 ऊपर, ओके। अब हम लोग को क्या है, ये पूरा हम लोग को सीपी निकल आया, ये पूरा सीपी निकल आया, ठीक है। अब 15% लाभ पर बेचना है, 15% लाभ कितना हो गया, इधर देखते हैं जरा साइड में, 15% मतलब होता है 3/20, और लाभ का मतलब होता है 20 से 23। अब हम लोग को क्या निकालना है, कितने मूल्य पर बेचना होगा, देखना बेचना, एसपी निकालना है, और एसपी के लिए फ्लो कैसा चलता है, सीधा, यानी 20 से 23, मतलब नीचे क्या रखेंगे हम लोग नीचे क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, ऊपर क्या रखेंगे, 23 रखेंगे, देखिए कितना आसान हो गया, कट गया, 17 से इसको काट देंगे, 17×85 2 5 17 एकम 17 17×85 और 515 गुणे 23, आप लोग कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, 23 पंजे 115, 5 हंसे लगा 11, 23 एकम 23 11 34, 4 हंसे लगा 3, 23 पंजे 115 115 और 3 118। देखिए कुछ शायद मल्टीप्लाई करने में मेरे से कुछ फॉल्ट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये गलत है, आपका 11,845 लगभग आंसर आ जाएगा, ठीक है, इधर देख लीजिएगा, देखता हूँ मैं इधर क्या मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गया, ठीक है, 13 5 जा 13 5 जा 65 5 6 कैरी, 13 1 जा 13 6 99 1 कैरी, और 13 1 जा 13 1 14, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है यार वेट, 23 पंचे 115, 5 हंसे लगा 23 11 34 की 4 हंसे लगा 3 115 3 118, देख लीजिएगा मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ है, आप लोग मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, पकड़ में नहीं आ रहा है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। लिखा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% व 20% की छूट दी गई है, ठीक है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% और 20% की छूट दी गई है, वस्तु पर कुल छूट इतना है तो अंकित मूल्य बताइए। देखिए मैंने अभी अभी आपको
एक चेन मेथड बताया, ठीक है। चेन मेथड का यूज हम लोग कैसे करते हैं, बहुत इजी होता है, जरा देखिएगा क्या है। 40% है तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 2/5, लेकिन छूट दी गई तो -2/5 लिखेंगे, ओके। और 20% है तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, -1/5, ठीक है। तो ये 5 से 3 जा रहा है और ये 5 से 4 जा रहा है, ओके। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 12 और ये हो जाएगा 25, मतलब 25 का एमआरपी था, जस्ट अभी मैंने एक दो क्वेश्चन पहले ही बताया आपको, और 12 का बेच रहा है, 12 का बेच रहा है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये 13 का, ये क्या है, ये डिस्काउंट है कि नहीं है, ठीक है, ये डिस्काउंट है और आपको डिस्काउंट की वैल्यू दी गई है, ठीक है, आपको डिस्काउंट की वैल्यू दी गई है। डिस्काउंट बराबर 13 है हमारे हिसाब से, क्वेश्चन में कितना है 988, ठीक है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 13×7=91 और 13×6=78, एक बराबर 76 है तो आपको क्या करना है 25 वाली वैल्यू निकालनी, क्योंकि आपको एमआरपी निकालना है। एक बराबर 76 है तो 25 बराबर 25×76 और कितना आ जाएगा, ये 1900 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देखिए मल्टीप्लाई मैंने कैसे करा, 76 तो हम लोग कर नहीं सकते, 25 है, 25 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 25 को हम लोग ने बदल लिया 100/4 में, और 100/4 में बदलेंगे मतलब 4 से इसमें भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग दिया तो 19 और 100 1900। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है, देख लीजिएगा। बहुत इजी मेथड होता है चेन मेथड, इस पे हम लोग बहुत सारे जब क्वेश्चन टॉपिक वाइज करेंगे तो हम लोग काफी क्वेश्चन क्लियर करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है 9 साल का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है, तो ब्याज की दर बताइए, ठीक है। 9 साल का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है, जरा समझिएगा 45% क्या होता है, वैसे तो इसका आंसर 5 आएगा, ओरली हो रहा है, ठीक है। खैर देखते हैं हम लोग आगे, फिर भी 45% मतलब 45/100 होता है, और मूलधन के बराबर है तो प्रिंसिपल नीचे वाला हो गया, क्या बराबर है एसआई, तो एसआई ऊपर वाला हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा 100 है, एसआई कितना है 45, एसआई 45 है 9 वर्ष का, समझिएगा इस चीज को, 9 वर्ष का एसआई 45 है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वही उसका दर होता है, तो 100 5/100 इंटू 100 रुपए आपने उधार लिए, 1 वर्ष में 5 रुपए का ब्याज दे रहे हो, तो 5/100 इंटू 100 कितना आ जाएगा आंसर इसका 5%। वरना इसका आंसर एक तरीका और भी था, 9 साल में 45% दर ले रहा है तो 1 साल में कितनी परसेंट दर लेगा 5% दर लेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 सेकंड में इसका आंसर हो गया, ओके। आगे चलते हैं हम लोग, चलिए 8 वर्ष में कोई राशि दोगुनी हो जाती, दर प्रतिशत बताना है। जिसमें CI/SI दिया नहीं तो SI का ही इसको क्वेश्चन मानते हैं। कोई राशि 1 से 2 हो रही है कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, बात समझिएगा। 1 से 2 हो रही मतलब ये प्रिंसिपल है और 2 जो हो रही है वो अमाउंट है, ठीक है। तो हम लोग को SI कितना मिल गया भैया, 1 रुपए आपने किसी को उधार दिया और उसने आपको 2 रुपए लौटा ली, ठीक है, अमाउंट जो होता है वो लौटाया जाता है जो, ठीक है। तो SI कितना हो जाएगा 1। अब यहां पर आप लोग इजीली PRT/100 लगा सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है 1 है, रेट कितना है नहीं पता है, इंटू टाइम कितना है 8 वर्ष है, बटे 100। जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो रेट आ जाएगा 12.5%, ओके। देखिएगा बहुत जल्दी से आराम से आंसर आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। लिखा है 3 महीने के लिए औसत खर्च 2400 है, ठीक है। अगले 4 महीने के लिए औसत खर्च 4800 है, शेष 5 महीने के लिए औसत खर्च 3500 है, और 3500 रुपए की बचत कर रहा है एक आदमी, तो मासिक आय कितनी है। तो देख लेते हैं भैया हम लोग, वेटेड एवरेज मेथड अभी मैंने आपको बताया था उसी से करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिएगा 3 महीने में 2400 कमाता है तो टोटल कितना कमा रहा है, 3 महीने के लिए औसत खर्च 2400, तो टोटल कितना कमा रहा है 7200, ठीक है। थोड़ा सा आपको एक बताता हूं मैं, एक मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं औसत बराबर योग बटे संख्या, कहते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो औसत आपको दिया गया है 2400 और योग निकालना है, और संख्या कितनी है, कितने महीने का है 3 महीने का, तो योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली 7200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और अगले 4 महीने के लिए 4800 है, ठीक है। तो 4 महीने के लिए 4800, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 दूनी 96 दूनी 192 यानी 19200, ठीक है। फिर शेष 5 महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए 3500 है, तो 35 पंजे 175 होता है, ये हो जाएगा 17500, ओके। और इतना इतना तो ये खर्च कर रहा है,
ठीक है, ये खर्च करा, ये खर्च करा, ये खर्च करा, और 3500 की इसने लास्ट में बचत भी कर ली। ठीक है, तो इसने 3500 की बचत भी करी। टोटल इसने कितना कमाया एक साल में, ये हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना कमाया देख लेते हैं जरा। 5 5 10 4 14 की 4, हंसी लगा 1। ठीक है, और 9 7 16 7 23, 23 और 3 26 और 1 27, 7 हंसी लगा 2, 2 2 4, मतलब 47,400 रुपए कमाया उसने। कितने दिन में देख लिया आप लोग, महीने जोड़ सकते हैं, 3 4 और 5, यानी कि टोटल 12 महीने। 12 महीने में उसकी कमाई कितनी थी? 47,400। तो एक महीने में कमाई कितनी हो जाएगी? 47,400 बटे 12, 12 से काट देंगे, 12 दूनी 36, 12 तीन 36 और 11, और कितना हो जाएगा? 11 बच रहा है 114, 12 9 या 108। ठीक है, 108 हो गया, 6 12 पंचे 60, 3950 रुपए प्रति महीने के हिसाब से वो कमाता है। ओके, 3950 रुपए प्रति महीने के हिसाब से कमाता है, और वही उसकी हम लोग की मासिक इनकम बतानी है, मंथली इनकम बतानी है। अगर ये वार्षिक इनकम बतानी होती तो हमारा 47,400 आंसर हो जाता। क्लियर हुआ? ठीक है, आप सभी लोगों को मैंने आप आज 15 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, 15 क्वेश्चन पूरे पूरे फिनिश हो गए। आप लोग देख लीजिएगा, रिपीट करके देखिएगा, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। देखिए, हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है कि आप लोग बिल्कुल 30 सेकंड में 20 सेकंड में कर लो। ठीक है, कई क्वेश्चंस में हम लोग टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें टाइम लगना ही लगना है। तो उस टाइम कम करने के चक्कर में आप लोग अपना क्वेश्चन मत गड़बड़ कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए अरिथमेटिक के। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, और आज एक मुझे अनाउंसमेंट करनी है, मैं थोड़ी देर के लिए एक क्लिप बना के डालूंगा, आप लोग बताइएगा उसमें कमेंट में आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, वो क्लिप थोड़ी छोटी सी होगी, 5 या 6 मिनट की होगी, उसमें मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, और उस क्लिप को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो उसमें हम लोग आगे के कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन वो तभी बात करेंगे जब आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।